हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम मेटलर्जी में आगे बढ़ेंगे और मेटलर्जी में हम बात कर रहे थे अबाउट द मेटलर्जी ऑफ आयरन। हमने प्रोसेस बताया भी था फ्लो चार्ट के रूप में कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप वी कन्वर्ट द हेमेटाइट ओर इनटू मेटल, पिग आयरन इज ऑब्टेन। हालांकि ये भी बताया था कि पिग आयरन में कार्बन की कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है और कार्बन की परसेंटेज अगर ज़्यादा होती है तो इट इम्पार्ट्स हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस टू द आयरन। तो पिग आयरन किसी काम का नहीं होता बिकॉज ऑफ द लार्जर अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटीज़। उसको रिफाइनिंग कर सकते हैं, स्क्रैप आयरन मिला करके उसे हम कास्ट आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कास्ट आयरन भी एक हार्ड और ब्रिटल होता है बट फिर भी यूजेबल है, और कास्ट आयरन भी एक लिमिटेड यूज़ वाला ही सब्सटेंस है या लिमिटेड यूज़ वाला ही मेटल है आयरन, जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। और कार्बन के परसेंटेज को अगर 1% या उसके आसपास रखा जाए या उससे कम रखा जाए देन इट फॉर्म्स स्टील विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ आयरन। आज जो आयरन की मान लो ये टेबल है यहाँ पर जिसके ऊपर ये ट्राईपॉड और कैमरा लगा हुआ है, इसकी जो लेग्स हैं ये लोहे के पाइप्स हैं, आयरन पाइप्स। तो ये आयरन ना होकर के क्या है, ये स्टील है, ये दिस इज माइल्ड स्टील। इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हार्डली 0.5% और समथिंग लाइक दैट, ताकि ये डक्टाइल भी हो और मेलिएबल भी हो, ताकि ये आसानी से इसको मोड़ा तोड़ा जा सके। तो दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज स्टील। छत है, घर बनते हैं तो जो छत पड़ती है, छत में जो हम बार स्टील बार यूज़ करते हैं, लोहे की सरिये बोलते हैं उनको, तो वो लोहे की सरिये भी क्या होती हैं, माइल्ड स्टील होता है। तो स्टील इज नथिंग बट आयरन हैविंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स which provide additional properties to the iron। अच्छा, प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट, दैट इज ऑल्सो नॉट यूजेबल। जैसे रॉट आयरन है, रॉट आयरन सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की। बिल्कुल प्योर आयरन तो अच्छा खासा सॉफ्ट हो जाता है, तो वो तो फिर खास यूज़ का नहीं रहता। तो कुछ ना कुछ कार्बन की परसेंटेज होनी भी जरूरी है। तो कार्बन की परसेंटेज एक ऑप्टिमम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हो तो इट बिकम्स ब्रिटल एंड हार्ड एज इन केस ऑफ द कास्ट आयरन और पिग आयरन, और यदि बिल्कुल भी ना हो तो इट बिकम्स प्योर आयरन दैट इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट एंड ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस और लिटिल यूज। तो ये सब हम बात कर रहे थे। चलिए बात करेंगे ब्लास्ट फर्नेस की। ब्लास्ट फर्नेस में कौन कौन से जोन होते हैं, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और किस तरीके से हमें मेटल मिलती है, दैट वी कैन ड्रॉ। तो एक बार आप ये ब्लास्ट फर्नेस है, एक बार बनाएंगे। मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर। आप भी ड्रॉ करते जाएं। दिस इज पिग आयरन, दिस इज स्लैग एंड स्लैग हियर इज CaSiO3, लिक्विड के फॉर्म में ऑब्टेन होता है। यहां से सप्लाई करते हैं हॉट एयर ब्लास्ट, तो हॉट एयर ब्लास्ट, और यहां से ये पूरे में ये ओर इज अवेलेबल एंड दिस इज चार्ज। इसे चार्ज बोलते हैं। चार्ज मतलब ऊपर से जो फीड किया जाता है, विच कंटेन्स कंसेंट्रेटेड ओर Fe2O3 प्लस कोक विच इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड CaCO3 विच इज फ्लक्स रिड्यूसिंग एजेंट, एंड दिस इज ओर। सो दिस इज द चार्ज। फ्लक्स हियर इज कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि सिलिका की इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वो धीरे धीरे एक तरीके से चार्ज डिसेंड्स और गैसेस राइज, गैसेस ऊपर की तरफ मूव करती हैं। यहां से हॉट एयर ब्लास्ट प्रोवाइड करते हैं। हॉट एयर ब्लास्ट जाएंगे और कार्बन होगा तो कार्बन बर्न करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ द हीट इज लिबरेटेड। कंबस्शन ऑफ कार्बन इज हाईली एक्सोथर्मिक। कोयला जलाते हैं तो जलने से हीट जनरेट होगी, हीट करने से कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, रिडक्शन होगा, आयरन बनेगा, आयरन यहाँ इकट्ठा होगा। अच्छा, पिग आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है
और जो स्लैग है उसकी डेंसिटी कम है और दोनों इमिसिबल हैं। जब भी तो कहा था हमने स्लैग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, इमिसिबल फ्यूजिबल मास। वो फ्लोट करता है ओवर द पिग आयरन, अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं और एयर के कांटेक्ट में स्लैग रहता है, नॉट द आयरन। तो आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, फर्दर ऑक्सीडाइज या दोबारा से रीऑक्सीडाइज नहीं होता। तो ये एक है टेम्परेचर जोन क्या है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो याद रखेंगे। जैसे बॉटम मोस्ट में टेम्परेचर जोन है 2170 केल्विन, लगभग यहाँ टेम्परेचर जोन है 1570 केल्विन। इसके लिए एनसीईआरटी फॉलो करें, ब्लास्ट फर्नेस है ये। उसका स्कीमेटिक डायग्राम है, कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही वैसा होता है। यहां से वेस्ट गैसेस निकल जाती हैं। वेस्ट गैसेस में इट कुड बी SO2, इट कुड बी, मान लो और भी कोई हो जैसे CO2 एटसेट्रा। दीज गैसेस आर इवॉल्व्ड आउट, निकल जाती हैं 1270 केल्विन। एंड देन नियरली यू हैव 1070 केल्विन। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लो, वो अप्रॉक्सीमेट रेंज है ये। आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, प्योर आयरन के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 1538 डिग्री सेल्सियस। तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर तो होना ही है, बिकॉज आयरन हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड इन द लिक्विड फॉर्म। तो दिस इज ऑब्टेन्ड इन द लिक्विड फॉर्म। और ये जो जोन कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन जोन। इसे रिडक्शन जोन बोलते हैं। यहां लिख लो रिडक्शन जोन। लगभग 1270 केल्विन। इस जोन में मेनली जो है वो स्लैग फॉर्मेशन अकर्स, तो दिस इज कॉल्ड स्लैग जोन एंड दिस इज फ्यूजन जोन एंड दिस इज कंबस्शन जोन। So these kind of zones can be classified. Fusion zone, नाम से मालूम पड़ रहा है, मेनली रिडक्शन ऑफ द ओर अकर्स हियर। तो रिएक्शंस जो होती हैं वो इस तरीके से होती हैं रिडक्शन जोन में। रिडक्शन जोन की जो रिएक्शंस हैं वो यहाँ इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करता है Fe2, Fe2O3 है ये। एक काम करेंगे, इन जोन की रिएक्शंस को अलग से लिख लेंगे, यहाँ मत लिखो, यहाँ बस ये मेंशन कर दो कि अपर जोन रिडक्शन जोन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस जोन। स्लैग जोन या स्लैग फॉर्मेशन होता है लगभग मिडिल से जस्ट ऊपर उस टाइप से। उसके बाद फ्यूजन जोन, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अंडरगो द मेल्टिंग पर्पस, मेल्टिंग होती है यहाँ पर। एंड कंबस्शन जोन, यहाँ पर मेनली कार्बन का कंबस्शन होता है थ्रू द हॉट एयर ब्लास्ट एंड लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर राइज इन द ब्लास्ट फर्नेस। ये एक अप्रॉक्सीमेट डायग्राम है। आप एक काम करो, इसको एनसीईआरटी से भी एक बार जरूर पढ़ें, इसको ड्रॉ करो। मैंने एनसीईआरटी से ये टेम्परेचर जोन लिए हुए हैं, कौन से जोन में क्या रिएक्शंस होती हैं, वी शैल टॉक। ड्रॉ इट। ड्रॉन। reactions in blast furnace. In reduction zone, upper portion जहां टेम्परेचर मिनिमम है। ब्लास्ट फर्नेस में मैक्सिमम टेम्परेचर अकर्स एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस एंड मिनिमम टेम्परेचर एट द टॉप ऑफ द फर्नेस। तो रिडक्शन किसके होंगे? Fe2O3 CO will be the principal reducing agent and will reduce Fe3O4 plus CO2 gas evolved out. Fe3O4 undergoes reduction with CO to go form FeO solid ही बनेंगे, सब ये solid ही हैं।
इतने टेम्परेचर नहीं है यहाँ पर कि ये मेल्ट हो जाएं, एंड CO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट। इवन FeO भी रिड्यूस हो जाता है Fe सॉलिड में, बट ये सॉलिड मेल्टिंग जोन नहीं है, ये फ्यूजन जोन नहीं है। आयरन का मेल्टिंग तो बिल्कुल बॉटम में होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आयरन इज नियरली 1538 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से ये रिडक्शन जोन की मेजर रिएक्शंस हैं। स्लैग जोन, रिएक्शंस इन द स्लैग जोन, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज, ये फ्लक्स था जो कि डिकम्पोज होकर के गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, और कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका जो कि इम्प्योरिटीज हैं के साथ ये जो फ्लक्स है, दिस फॉर्म स्लैग CaSiO3, दिस इज स्लैग इन द लिक्विड फॉर्म इज ऑब्टेन्ड। देन फ्यूजन जोन, मेल्टिंग मेनली, तो फ्यूजन जोन में एक तो कार्बन CO2 के साथ बर्न होकर के CO गैस बनाता है, एंड विच इज़ अ प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट। FeO ऊपर से जो आया वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस होकर के Fe सॉलिड बनता है, CO2 इज इवॉल्व्ड आउट। साथ में कई बार P4O10 जैसी इम्प्योरिटीज़, या मान लो सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर मान लो SiO2 और भी हो सकता है, MnO कार्बन के साथ रिएक्शन करने के बाद इट फॉर्म्स फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, मैंगनीज, CO2 के रूप में उड़ जाते हैं। ये सब रिएक्शंस चलती हैं इन द फ्यूजन जोन। तो फ्यूजन जोन इस तरह का जोन होता है, एंड देन कम्स कंबस्शन जोन। कंबस्शन जोन में यहाँ पर अच्छा लिक्विड भी बन जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो अच्छे खासे हाई होते हैं। सो अकॉर्डिंगली इन दिस जोन मेल्टिंग ऑल्सो स्टार्ट्स, सॉलिड लिक्विड मिक्स होकर के मूव करते हैं। कंबस्शन जोन में कार्बन बर्न्स मेनली, CO2 गैस प्लस हीट इज लिबरेटेड। साथ ही साथ आयरन अगर ऊपर से आया है तो वो हाई टेम्परेचर के चलते Fe लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइज ये सब रिएक्शंस हैं, ये सब पॉइंट्स हैं, दीज आर द अप्रॉक्सीमेट रिएक्शंस। ये सब रिएक्शंस ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे होंगे फर्नेस में, चलते रहते हैं रिएक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। सो दिस इज द आइडिया अबाउट द वेरियस जोन्स अकरिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस एंड केमिकल रिएक्शंस। नोट करें, ये था मेटलर्जी ऑफ आयरन। आफ्टर मेटलर्जी ऑफ आयरन यू हैव द नेक्स्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा भी था 3 मेटलर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़नी है। आयरन का हो गया, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो चलिए बात करते हैं एल्यूमिनियम की, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। पहले ये नोट करो, वेल मेटलर्जी ऑफ, लिखो हेडिंग एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का तो चीफ ओर कौन है? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से ऑब्टेन करते हैं। तो बॉक्साइट इज फॉर्मूला याद है ना वो क्या? AlOX OH 3 - 2x, x < 1 एंड ग्रेटर देन 0, यही फॉर्मूला था। और ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि बॉक्साइट ऑक्साइड और है या हाइड्रोक्साइड, दोनों, ऑक्साइड भी और हाइड्रोक्साइड भी। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर। प्लस ये तो बॉक्साइट हुआ, ये बॉक्साइट है, इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, सिलिका, Fe2O3 एंड TiO2। अब वो अगर मान लो Fe2O3 की इम्प्योरिटीज लार्ज अमाउंट में है तो इट इज कॉल्ड रेड बॉक्साइट बिकॉज ऑफ द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ Fe2O3। और यदि सिलिका की इम्प्योरिटीज लार्ज अमाउंट में है और Fe2O3 काफ़ी कम है तो वो वाइट बॉक्साइट के नाम से जानते हैं।
तो बॉक्साइट है, क्रशिंग करते हैं एंड कंसंट्रेशन, क्रशिंग करते हैं, क्रश्ड ओर, देन इट्स कंसंट्रेशन, concentration of ore by first बेयर्स प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, पढ़ चुके हैं हम लीचिंग में, बेयर्स मेथड, लीचिंग बेयर्स प्रोसेस से कर सकते हैं, या फिर हॉल्स प्रोसेस है एक ऑलरेडी स्टडीड, हॉल्स प्रोसेस, ये भी दोनों रेड बॉक्साइट के लिए यूज करते हैं फॉर रेड बॉक्साइट। एंड एक और प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं, सरपेक मेथड, सरपेक प्रोसेस इज ऑल्सो यूज्ड बट दिस इज फॉर व्हाइट बॉक्साइट। अच्छा, रेड बॉक्साइट व्हाइट बॉक्साइट में याद रखें, शायद मैंने पहले बोला हुआ होगा, बिल्कुल बताया हुआ है, अब नहीं बताऊंगा ना। मैं जब बेयर्स प्रोसेस बता रहा था इन द लीचिंग प्रोसेस फॉर द प्योरिफिकेशन और फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द बॉक्साइट ओर, वहाँ बताया था कि अगर Al2O3 की Fe2O3 की इंप्योरिटीज ज़्यादा हैं तो इट इज़ रेड बॉक्साइट, और यदि SiO2 मेजर अमाउंट में है देन इंप्योरिटी देन इट इज कॉल्ड सरपेक, दैट इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्साइट। तो सरपेक प्रोसेस इज यूज्ड फॉर व्हाइट बॉक्साइट एंड रेड बॉक्साइट के लिए बेयर्स मेथड एंड हॉल्स प्रोसेस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बेयर्स तो बता दिया था मैंने, चलो पढ़ लेंगे इनको। यहाँ से हमारे पास कंसंट्रेटेड और आ गया, एक तरीके से प्योर एल्यूमिना Al2O3। एक बार देख लूँ कटा तो नहीं है राइट साइड में, नहीं बच गया, चलो ठीक है, प्योर एल्यूमिना। इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज डन, क्रायोलाइट मिलाते हैं Na3Al(F6) प्लस इसमें फ्लोरस्पार प्लस Al(F3) मिलाते हैं, प्लस बॉक्स एल्यूमिना तो है ही एडेड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं और यहाँ से एल्यूमिनियम मिलता है लिक्विड फॉर्म में। हालांकि इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बारे में भी बात करेंगे, इसमें कैथोड एनोड यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारी बातें हैं इसमें। दिस इज 99.5 to 99.8% प्योर, अच्छा खासा प्योर मिलता है एल्यूमिनियम, बट एल्यूमिनियम का मेजर यूज़ इलेक्ट्रिकल वायरिंग में होता है, कंडक्शन में होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में हमें और प्योरीफाई करने की जरूरत पड़ती है, तो दिस इज प्योरीफाइड विद द हेल्प ऑफ फर्दर इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड, भूल गया मैं, हूप्स प्रोसेस, बिल्कुल, रिफाइनिंग बाय इनऑर्गेनिक है, ये बार बार याद करनी पड़ती है, एक साल बाद हम भी पढ़ाते हैं तो बीच बीच में पॉइंट्स स्किप कर जाते हैं, तो फिर रेफर करने पड़ते हैं, तो आप भी आपका तो हर महीने रिवाइज करना होता है इनऑर्गेनिक पोर्शन। तो रिफाइनिंग बाय हूप्स प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है ये। हालांकि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है ये सिलेबस में नहीं है, आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड इन द लिक्विड फॉर्म एंड इट्स प्योरिटी इज 99.98% प्योर, वेरी प्योर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड, दिस इज हूप्स प्रोसेस। अब यहीं पे देखो कई बातें आ गई, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवा रहे हैं हम, इसे कहते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। बहुत ही फेमस प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ द प्योर एल्यूमिना बाय मिक्सिंग क्रायोलाइट, फ्लोरस्पार एंड एल्यूमिनियम फ्लोराइड, दिस इज कॉल्ड हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। मैं इस अलग से भी बात करूंगा, रिएक्शंस की भी बात करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में जरा ये देख लें, बेयर्स प्रोसेस तो हमने पढ़ा हुआ है, बेयर्स प्रोसेस वी स्टडीड, ऑलरेडी स्टडीड। लीचिंग में बताया था आपको, बेयर्स प्रोसेस में
रेड बॉक्साइड के लिए यूज़ करते हैं, कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करते हैं और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है और सोडियम सिलिकेट बनता है, और बाकी TiO2 और जो Fe2O3 हैं वो PPT के रूप में रह जाते हैं, दे डू नॉट डिजोल्व इन NaOH। उसके बाद उसे अलग कर लेते हैं छान करके और उसमें वाटर और CO2 मिलाते हैं, CO2 पास कराते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का PPT बनता है। उसे सुहा करके जब हीट करते हैं स्ट्रांगली अराउंड 1200 डिग्री सेल्सियस 1200 डिग्री सेल्सियस, you get pure alumina and that alumina is ready for electrolytic reduction and the process is called Hall-Herold's process। ये पढ़ लिया हमने। जरा सेकंड देखें, ये भी रेड बॉक्साइड के लिए हॉल्स प्रोसेस, रेड बॉक्साइड के लिए है। क्या है ये जो बॉक्साइट है इसको आप सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज करते हो हाई टेम्परेचर पर, तो यहाँ से NaAlO2 बनता है प्लस एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाता है। सो इट फॉर्म्स NaAlO2 बनता है यहाँ से, और इसको जब हम वाटर मिलाते हैं इसमें प्लस CO2 गैस पास कराते हैं तो इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हीट करते हैं 1200 डिग्री सेल्सियस पर Al2O3 एल्यूमिना इज ऑब्टेन। ऐसी एक प्रोसेस होता है सरपेक प्रोसेस। सरपेक प्रोसेस जो है वो वाइट बॉक्साइड के लिए यूज करते हैं। तो वाइट बॉक्साइड जिसके अंदर सिलिका की इम्प्योरिटीज मेजर होती हैं, इसको हीट करते हैं N2 प्लस कार्बन के साथ में स्ट्रांगली, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इज इवॉल्व्ड आउट। और इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं पानी के साथ रिएक्शन करा के तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का PPT बनता है, अमोनिया गैस इवॉल्व्ड आउट। और आप जानते हो इस PPT को छान करके अलग करके हीट करेंगे तो Al2O3 इज ऑब्टेन 1200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके। तो दिस टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस। सो फ्रॉम हियर एल्यूमिना इज ऑब्टेन्ड। तो दिस इज द प्रोसेस। साथ में इसमें कई बार रिएक्शन में ये इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फर्नेस, इन इलेक्ट्रिक फर्नेस। इतना हाई टेम्परेचर और लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 1800 डिग्री सेल्सियस, एंड सच ए हाई टेम्परेचर इज जनरेटेड इन द इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दैट यू शुड रिमेंबर। और Al2O3 होता है, Al2O3 इज ऑब्टेन इन द सॉलिड फॉर्म। सो लाइक दैट यू गेट इट। साथ में अगर सिलिका होता है तो सिलिका इज रिमूव्ड आउट, सिलिका की रिएक्शन भी होती है साथ में। कार्बन जो है वो रिएक्शन करता है सिलिका प्लस CO गैस इज इवॉल्व्ड आउट या CO2। चेक कर लें कटा तो नहीं है नीचे से, नोट करो, ये सारी बातें आपको याद रखनी है सब। सो दिस इज हाउ रिएक्शंस अकर। अब बात करेंगे मेजर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस की। तो गाइज ये पूरी बात नोट करो, ये फ्लो डायग्राम है विच प्रोवाइड्स यू एन आइडिया। अच्छा ये तो अलग से है, ये कंसंट्रेशन ऑफ द ओर है, बता दिया मैंने। बेयर्स पहले पढ़ लिया। हॉल्स प्रोसेस, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड के साथ फ्यूज करते हैं, सॉलिड मिक्स करके बहुत हैवी हीटिंग करते हैं तो फ्यूज्ड हो जाता है एल्यूमिनियम मेटाऑक्साइड, सोडियम मेटाऑक्साइड बनता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, जिसमें वाटर और CO2 पास कराने पर यू गेट इट दिस वन। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स थे। हेडिंग लिखो हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस, नोट करो पूरी बात पहले। इसी में डिटेल की बात करेंगे हॉल-हेरोल्ड्स प्रोसेस।
मतलब क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, तो जैसे एल्यूमिना था ये Al2O3 प्योर एल्यूमिना, इसमें आपने क्रायोलाइट मिलाया Na3AlF6 प्लस CaF2 प्लस थोड़ा सा AlF3 भी मिला देते हैं, एल्यूमिनियम फ्लोराइड। दिस इज क्रायोलाइट एडेड इन लार्ज अमाउंट। मेजर अमाउंट में तो यही होता है, एल्यूमिना नहीं होता। तो लार्ज अमाउंट में क्रायोलाइट मिलाते हैं, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोरस्पार एंड एल्यूमिनियम फ्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जिसमें एनोड ग्रेफाइट का होता है एंड कैथोड इज स्टील टैंक कोटेड विद कार्बन। तो एक तरीके से ग्रेफाइट एनाइड दोनों ही कार्बन के होते हैं, ग्रेफाइट का एनोड होता है और दिस इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ग्रेफाइट इज कंज्यूम्ड, हर एक किलो एल्यूमिनियम ऑब्टेन होने में आधा किलो ग्रेफाइट कंज्यूम हो जाता है। दिस मच अमाउंट ऑफ द ग्रेफाइट इज कंज्यूम्ड। एनोड ग्रेफाइट है, कैथोड स्टील का कंटेनर होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड एंड यू गेट एल्यूमिनियम लिक्विड 99.5 to 99.8% प्योर। सो दिस इज द प्योरिटी लेवल ऑफ एल्यूमिनियम ऑब्टेन। हालांकि इट इज फर्दर रिफाइंड इफ रिक्वायर्ड for electrical conduction purpose by Hoops process, that is also electrolytic refining. So that is also electrolytic refining. Electrolytic refining करवाते हैं, you get aluminium liquid very pure. Hoops process कहलाता है ये, लिख दिया था हमने। Aluminium 99.98% pure. So this is the level of the percentage of the aluminium obtained. अब यहाँ कई इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्रायोलाइट क्या है ये, Na3AlF6 और 3NaFAlF3 ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, एक्ट्स एज सॉल्वेंट फॉर एल्यूमिना। इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्वेंट या इलेक्ट्रोलाइट बोल दो, एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट है एक तरीके से ये, तो इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट, यू शुड रिमेंबर। और ये कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, दिस इंक्रीजेस कंडक्टिविटी। तो क्रायोलाइट Na3AlF6 एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट and solvent for alumina। मतलब इलेक्ट्रोलाइट ये उसमें घुल जाता है, ये इसलिए होते हैं। यूज ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। क्या था फ्लोरस्पार, CaF2, इंक्रीज कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कंडक्टिविटी एंड डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेल्ट। एक बात समझो, प्योर एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, इसका प्योर एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट ये तो लगभग 2050 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इतना हाई टेम्परेचर मेल्टिंग का तो बहुत ज़्यादा फिर इलेक्ट्रिसिटी लगेगी।
क्रायोलाइट और ये सब फ्लोरस्पार मिलाने से इसका मेल्टिंग पॉइंट घट के 1000 से भी नीचे आ जाता है, लगभग 950 डिग्री सेल्सियस। तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड वुड बी लेस। तो ये एक फ़ायदा होता है। तो यूज़ ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार इंक्रीज कंडक्टिविटी एंड डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेल्ट। कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा घट जाएगा। और क्रायोलाइट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्वेंट फॉर एल्यूमिना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, दैट वी शैल टॉक। पहले पूरी बात नोट करो। ये था हॉल-हेरॉल्ट प्रोसेस। ये है हॉल-हेरॉल्ट प्रोसेस, ये वाला। हॉल-हेरॉल्ट प्रोसेस। This is called Hall-Heroult process. नोट करें, रिएक्शंस लिखेंगे, क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। हॉल-हेरॉल्ट प्रोसेस में देखो रिएक्शंस इन्वॉल्व, एनोड पर रिडक्शन होगा तो एल्यूमिनियम, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन ऑक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाता है +2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर CO भी बन सकता है, CO2 भी बन सकता है, वो एनीथिंग, CO या CO2। कैथोड पर रिडक्शन Al3+ का एंड यू गेट एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम लिक्विड इज ऑब्टेन्ड। सो दीज आर द रिएक्शंस दे अकर इन द electrolytic reduction, extraction of aluminum. This is important, you should remember. एल्यूमिनियम की मेटलर्जी के बाद में नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप द मेटलर्जी ऑफ थर्ड इंपॉर्टेंट मेटल, वो है कॉपर। हेडिंग लिखो मेटलर्जी ऑफ कॉपर। कॉपर की मेटलर्जी में द चीफ ओर है वो कौन है, कॉपर पायराइड्स, और सेल्फ रिडक्शन द्वारा ऑब्टेन करते हैं। बट कॉपर की मेटलर्जी थोड़ी चैलेंजिंग है क्योंकि कॉपर की मेटलर्जी में CuFeS2 फॉर्मूला होता है तो आयरन का सल्फाइड भी प्रेजेंट है, उसको रिमूव करना आसान काम नहीं होता है, यू विल रियलाइज नाउ। तो मेटलर्जी ऑफ कॉपर पर आओ। चीफ ओर कॉपर पायराइड्स, कॉपर पायराइड्स और चैल्कोपायराइड। जिसके अंदर मेनली ये CuFeS2 होता है और इसके अंदर सिलिका इंप्योरिटी होती है। सिलिका तो बड़ी आसानी से रिमूव हो जाता है, मेजर इंप्योरिटी जो है वो आयरन की है, हमें कॉपर चाहिए। एक्चुअली ये जो CuFeS2 है इसमें दिस इज द मिक्सचर ऑफ Cu2S एंड Fe2S3, पॉलीसल्फाइड होते हैं, आयरन का पॉलीसल्फाइड और Cu2S, तो एक तरीके से ये मिक्सचर होता है ये। तो CuFeS2 में कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, तो कॉपर इज +1 एंड सल्फर इज +3, ये ध्यान रखें। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
कॉपर इज +1 एंड आयरन इज +3 हियर इन CuAl। कॉपर पायराइड्स के अंदर कॉपर +1 में है, ये याद रखें। ये होता है एक्चुअली, ये इट इज़ अ कॉपर सल्फाइड एंड आयरन पॉलीसल्फाइड, आयरन ट्राइसल्फाइड, इस तरीके से ये होता है। तो कॉपर पायराइड्स है। G4 क्रशिंग कंसंट्रेशन, concentration by froth flotation method। Froth flotation method, concentrated ore is obtained। In this concentrated ore, it is roasted in the reverberatory furnace। रेवर्बरेटरी फर्नेस में इसकी रोस्टिंग कराई जाती है। रोस्टिंग कराने से यू गेट रोस्टेड ओर, टूट जाता है वो FeS में, Cu2S में, और FeO भी थोड़ा सा बन जाता है। तो दिस इज द रोस्टेड ओर। अच्छा, स्मेल्टिंग कराई जाती है। फिर स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस, जिसके अंदर हम सिलिका प्लस O2 मिलाते हैं। सिलिका की इंप्योरिटीज तो पहले ही कंसेंट्रेशन के दौरान रिमूव हो चुकी हैं। अब सिलिका क्यों मिलाया जा रहा है? बिकॉज आयरन की इंप्योरिटीज है, मेटल ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। दिस इज द फ्लक्स नाउ एंड O2 गैस या हॉट एयर ब्लास्ट इज पास्ड। साथ में कोक भी मिलाते हैं। कोक इज एडेड। कोक का पर्पस हम बताएंगे क्या है। यहां से कॉपर मैटी इज ऑब्टेन, लिक्विड कॉपर मैटी। कॉपर मैटी MATTE, copper matte, liquid copper matte is obtained, which is mainly consisting of Cu2S liquid plus a small amount of FeS is obtained liquid में, plus slag है। slag कौन सा? FeSiO3। स्लैग ऊपर तैरता रहता है, लिक्विड कॉपर मैटी मिल जाता है। लिक्विड कॉपर मैटी का नाउ वी कैरी आउट बेसमर कन्वर्टर में सेल्फ रिडक्शन। सल्फाइड ओर के लिए इन बेसमर कन्वर्टर में SiO2 इज एडेड। बेसमर कन्वर्टर मतलब एक अलग टाइप का ड्रम टाइप का एक वेसल होता है जो घूमता भी रहता है, तो उसे हम बेसमर कन्वर्टर बोलते हैं। तो टाइप ऑफ वेसल होता है ये, तो उसे बोलते हैं बेसमर कन्वर्टर। देन ब्लिस्टर कॉपर इज ऑब्टेन। ब्लिस्टर कॉपर बोल दो, कॉपर इज ऑब्टेन। दिस इज ब्लिस्टर कॉपर विच हैज 98 to 99% pure copper। तो 98 to 99% pure copper is obtained, that is called blister copper, which is further refined by a polling process and electrolytic refining, तो रिफाइंड बाई पोलिंग प्रोसेस से लगभग 99.5% प्योर मिलता है, जबकि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज मोर एडवांस्ड रिफाइनिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ भी चुके हैं, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो है इसके बारे में और बात करेंगे। लास्ट वाला स्टेप, 4 स्टेप थे पूरी मेटलर्जी में। पल्वराइजेशन, उसमें कुछ पढ़ना नहीं होता, बस पीसना होता है ओर को चक्की में। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर वी स्टडीड, extraction of the metal from the concentrated ore we studied, and the last refining of the metal or purification of the metals, वो पार्ट अभी पढ़ना बाकी है। उससे पहले हम मेटलर्जी पढ़ रहे हैं, तो ये वाला पार्ट अभी लेंगे हम। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से यू गेट द मेटल ऑफ 99.9% प्योर। सो दिस इज हाउ मेटल इज ऑब्टेन्ड। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दैट यू शुड रिमेंबर। अब इसकी थोड़ी डिटेलिंग भी करनी है।
अच्छा, कोक क्यों मिला रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क। क्या कोक ड्यूरिंग स्मेल्टिंग इज एडेड, क्यों ऐड कर रहे हैं, एडेड टू एंश्योर दैट FeO does not convert into Fe2O3। क्यों? क्योंकि Fe2O3 SiO2 के साथ स्लैग नहीं बनाता, नो स्लैग फॉर्मेशन, नो स्लैग। अरे आयरन तो यहाँ इम्प्योरिटी है, FeO को हम Fe2O3 में अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि O2 भी तो यूज कर रहे हैं स्मेल्टिंग में। भाई स्मेल्टिंग में हाई टेम्परेचर तो जनरेट करना ही पड़ेगा ना। तो और साथ में कोक का पर्पस ये भी है कि भाई कंबस्टन से हीट देगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो लिक्विड के फॉर्म में ऑब्टेन होगी, मोल्टन फॉर्म में। पर साथ ही साथ एक और पर्पस है, कोक इसलिए मिलाते हैं क्यों, क्योंकि FeO जो है Fe2O3 में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि Fe2O3 SiO2 के साथ स्लैग नहीं बनाएगा, ये फ्लक्स है। हम नहीं चाहते कि Fe2O3 बने। अच्छा, आयरन की मेटलर्जी में हम चाहते थे कि सेटेराइट में जो आयरन छुपा हुआ है वो FeO बना फिर Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाए ताकि वो स्लैग ना बनाए, और यहाँ हम चाहते हैं कि FeO स्लैग बनाए, क्योंकि ये मेटलर्जी कॉपर की है और वो मेटलर्जी आयरन की है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर। This is important point. The coke during smelting is added to ensure that FeO does not convert into Fe2O3. So this is the one you should remember. तो guys, ये थी मेटलर्जी ऑफ कॉपर। कॉपर की मेटलर्जी में थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि कंपाउंड में ही आयरन का सल्फाइड प्रेजेंट है, वो रिमूव करना एक मेजर टास्क है, इसलिए हमें रोस्टिंग करा करके स्मेल्टिंग करानी पड़ रही है। मेजर अमाउंट ऑफ द स्लैग के रूप में FeSiO3 रिमूव करना पड़ रहा है ताकि हमारे पास जो सेल्फ रिडक्शन के लिए मेजर अमाउंट में Cu2S आ जाए, जिसका हम सेल्फ रिडक्शन करा सकें। और ये तो हमने कहा ही है कि सल्फाइड ओर्स में खासकर कॉपर सल्फाइड, लेड का सल्फाइड और मरकरी के सल्फाइड के लिए वी यूज सेल्फ रिडक्शन। लेड सल्फाइड के लिए हम कार्बन रिडक्शन भी कर सकते हैं, बट कॉपर के सल्फाइड में हम कार्बन रिडक्शन यूज नहीं करते। जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है इन एडवांस्ड। नोट करो क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, वी शैल टॉक अबाउट, नोट डाउन। थोड़ा सा ये बना करके देखें, चीज़ों को याद करें, डीपीपी शीट को प्रॉपरली सॉल्व करें, तो आपको एक फीलिंग आएगी कि हाँ इस तरीके से ये पढ़ना है। तो नाउ रिएक्शंस इन्वॉल्व, देखो रिएक्शंस इन्वॉल्व, क्या रिएक्शंस हैं रोस्टिंग के दौरान। ए मेन प्रोसेस जो है पहला रोस्टिंग। रोस्टिंग में ये जो CuFeS2 है टूट जाता है, it is converted into CO2S plus FeO plus SO2 is removed out, FeS, और साथ में a little of plus a little of FeO is formed। साथ ही साथ कई रिएक्शंस और भी चलती हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो रोस्टिंग के दौरान वॉलेटाइल ऑक्साइड्स AS2O3 या Sb2O3 की वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ के रूप में रिमूव हो जाता है, वॉलेटाइल। साथ ही साथ ये रिएक्शंस भी चलती रहती हैं पैरेलली। Cu2S O2 के साथ Cu2O थोड़ा सा बनाता है प्लस SO2, और FeS O2 के साथ FeO प्लस SO2, ये मेजर रिएक्शन से होती है। बट FeS
CO2O के साथ रिएक्शन करके वापस से FeO प्लस CO2S बना लेता है। और ये रिएक्शन इसलिए होती है बिकॉज याद रखो आयरन हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन कॉपर। तो लिखेंगे इस बात को, आयरन हैज greater affinity for oxygen than copper। मोर एक्टिव मेटल है आयरन, तो उसके लिए ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज़्यादा है देन कंपेयर टू कॉपर। तो FeS CO2O के साथ रिएक्शन करके जो थोड़ा बहुत CO2O बन गया है FeO प्लस CO2S में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से मेजर रिएक्शंस होती हैं। और यहाँ पर CO2S बहुत थोड़ा सा होता है, तो रोस्टेड और कंटेन्स क्या क्या है, मेनली FeS, FeO, CO2S ये मेजर होता है, प्लस CO2O अ लिटिल। इस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। अब बात आती है स्मेल्टिंग की। स्मेल्टिंग के दौरान हम कोक भी मिलाते हैं, पर्पस बताया था क्यों था, हॉट एयर ब्लास्ट देते हैं और साथ में सिलिका मिलाते हैं टू रिमूव द मेजर इम्प्योरिटीज ऑफ आयरन। तो FeS जो था वो O2 के दौरान जो भी था वो FeO प्लस SO2 में कन्वर्ट होता है, और CO2S FeS के दौरान CO2O अगर थोड़ा बहुत होगा तो लिटिल अमाउंट में वो CO2S में कन्वर्ट होता है प्लस FeO। और ये FeO सिलिका जो फ्लक्स है इट फॉर्म्स स्लैग विद इट FeSiO3 लिक्विड स्लैग इज फॉर्म्ड। सो दीज आर द मेजर रिएक्शंस। और कॉपर मैटी में, तो कॉपर मैटी मिल गया यहाँ पर कंटेन, मेनली कॉपर मैटी में क्या क्या होता है, 98% CO2S प्लस 2% FeS नियरली एंड वेरी लिटिल ऑफ एंड अ लिटिल ऑफ CO2O, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में मान सकते हैं। तो मेजर यही तो पर्पस था, CO2S मिल जाए। अब सेल्फ रिडक्शन करा देंगे, C सेल्फ रिडक्शन। तो CO2S का सेल्फ रिडक्शन करवाया जाता है। सेल्फ रिडक्शन में भी हम सिलिका यूज़ करते हैं, जैसे FeS था प्लस O2 FeO प्लस SO2, और ये सिलिका के साथ जो कि फ्लक्स है स्लैग बना लेगा FeSiO3 लिक्विड स्लैग। और साथ ही साथ CO2S का सेल्फ रिडक्शन आप जानते हो, CO2O प्लस SO2, CO2S साथ में CO2O के साथ साथ में CO2S प्लस CO2O CuO कॉपर सल्फेट भी बन सकता है। मैंने बताया हुआ है पहले कि जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ ऑक्साइड की जगह सल्फेट भी बन सकते हैं, एंड दिस विल बी कॉपर लिक्विड प्लस SO2। सो दिस इज ऑब्टेन। ये था, मिल गया कॉपर। दिस इज ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज द स्मॉल पोर्स होल्स ड्यू टू द डीगैसिंग प्रोसेस। ब्लिस्टर कॉपर is called so because during degassing मतलब गैसेस जब बाहर जा रही हैं, तो ड्यूरिंग डिगैसिंग स्मॉल होल्स पोर्स आर फॉर्म्ड। छोटे छोटे होल बन जाते हैं जिन्हें बोलते हैं ब्लिस्टर्स। तो ब्लिस्टर कॉपर इज ऑब्टेन। ब्लिस्टर इसलिए बोलते हैं छोटे छोटे होल्स या पोर्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द डीगैसिंग प्रोसेस। तो ये था सेल्फ रिडक्शन। सो दिस इज सेल्फ रिडक्शन। यही तो है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। यू गेट द एल्यूमिनियम कॉपर। इस कॉपर का फर्दर प्योरिफिकेशन वी कैन डू बाय द पोलिंग प्रोसेस। क्या है पोलिंग? वी शैल टॉक।
और या फिर और रिफाइनिंग अच्छे से करनी हो फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पर्पस, कॉपर का भी सबसे बड़ा यूज़ इलेक्ट्रिकल वायरिंग में है, जहाँ पर इम्प्योरिटीज़ कम से कम हों ताकि लॉसेस, इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस, करंट लॉसेस मिनिमम हो। उसके लिए वी यूज़ 99.9% प्योर कॉपर विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो गाइज ये रिएक्शंस थी, थोड़ा सा इन्वॉल्व होगे, समझोगे बात को, रिएक्शंस को डीपीपी शीट सॉल्व करोगे तब सॉल्व होंगे। मेटलर्जी प्योरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मो का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा बहुत आयनिक का भी यूज़ है, केयरफुली पढ़ना होता है, नोट इट डाउन। देखो अब हम बात करेंगे मेटलर्जी ऑफ जिंक, मेटलर्जी ऑफ लेड, मेटलर्जी ऑफ टिन एंड मैग्नीशियम। 3 मेटलर्जी मेन जो हमें पढ़नी थी वो हम पढ़ चुके हैं, मेटलर्जी ऑफ आयरन, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम एंड मेटलर्जी ऑफ कॉपर। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल्स भी हैं। तो अब कुछ और मेटलर्जीज लेंगे बट नॉट सो मच इन डिटेल, सिलेबस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जेई एडवांस, जेई मेन क्या पूछते हैं उसके हिसाब से वी आर स्टडिंग हियर नाउ। लिखो मेटलर्जी ऑफ जिंक, हेडिंग लिखो मेटलर्जी ऑफ जिंक। मेटलर्जी ऑफ जिंक में जिंक ब्लेंड इज द मेन ओर, ZnS जिंक ब्लेंड, और स्फेलराइट, स्फेलराइट भी बोलते हैं इसको, स्फेलराइट और जिंक ब्लेंड। तो जिंक ब्लेंड ओर होता है इसके कॉन्सेंट्रेशन बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्लोटेशन मेथड, TION। तो concentration by the froth flotation method you get concentrated ore, ZnS. Then roasting is done. Roasting when temperature is maintained more than 850 degree Celsius, क्योंकि कम टेम्परेचर होता है तो कई बार रोस्टिंग में ZnS ऑक्सीडाइज होकर के ZnSO4 बना लेता है, तो हम नहीं चाहते ZnSO4 बनी। तो टेम्परेचर इज मेंटेन मोर देन दिस, तो जिंक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। देन कार्बन रिडक्शन, एक्सेस ऑफ कोक इज यूज्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं। एक्सेस ऑफ कोक क्यों यूज करते हैं, एक्सेस की क्या जरूरत है, तो एक्सेस ऑफ कोक इज यूज्ड फॉर दिस एंड प्लस हॉट एयर ब्लास्ट। O2 तो इस्तेमाल करेंगे ही ना, एयर से O2, तभी तो कोक बर्न होगा और जिंक विल बी ऑब्टेन्ड एंड टेम्परेचर इज क्वाइट हाई, 1400 डिग्री सेल्सियस। जिंक इज ऑब्टेन्ड, तो जिंक स्पेल्टर के रूप में मिलता है, जिंक स्पेल्टर TR, हिंदी में जस्ता बोलते हैं इसको। इट इज अ सिनोनिम ऑफ जिंक, तो जिंक जस्ता बोल देते हैं कई बार इसको। तो जिंक स्पेल्टर मिलता है, एक्चुअली जिंक गैस के फॉर्म में मिलता है। इस हाई टेम्परेचर पर जिंक विल बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ गैस, बट जिंक गैस जब वो डिपॉजिट होता है तो डिपॉजिशन के बाद जो मटेरियल मिलता है दैट इज जस्ता, जिंक स्पेल्टर बोलते हैं उसको। तो दिस इज रिफाइंड बाय फर्स्ट मे बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, विल टॉक लेटर इन द लास्ट प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। डिस्टिलेशन, और वी कैन एम्प्लॉय बाय इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। Fractional distillation or electro refining is used and you get pure zinc. तो zinc is purified. So these are the method. इस तरीके से आप यूज करते हो। अब इसमें एक तो excess of coke क्यों यूज करते हैं, this is important point. Why excess of coke? During smelting. तो इसका आंसर क्या लिखोगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे इस बात को। तो वाई एक्सेस ऑफ कोक इज यूज ड्यूरिंग स्मेल्टिंग, का रिएक्शन कुछ इस तरीके की होती हैं। एक्सेस ऑफ कोक इज यूज्ड टू रिड्यूस CO2 into CO।
कैसे? एक्चुअली जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिड्यूस होता है तो बनाता है Zn गैस प्लस CO, ठीक है। दिस रिएक्शन इज यूनिडायरेक्शनल, आगे मूव करती है हाई यील्ड के साथ में, इरिवर्सिबल रिएक्शन। बट जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ ऐसे भी रिएक्शन करता है 2Zn गैस प्लस CO2 गैस, ये रिएक्शन, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल रिएक्शन में यील्ड बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कोक एक्सेस में जो होगा, कोक मतलब कार्बन, CO2 के साथ रिएक्शन करके 2CO गैस बनाएगा और CO2 कंज्यूम हो गया। तो व्हेन CO2 इज कंज्यूम्ड बाय एक्सेस ऑफ कोक, तो CO2 इज कंज्यूम्ड बाय एक्सेस ऑफ कोक, तो ये एक्सेस ऑफ कोक से कंज्यूम हो गया। And when one of the product is removed out from the reversible reaction, equilibrium shift in the forward direction, more zinc is obtained, Le-Chatelier principle. सुनो बच्चों, ध्यान से क्या बात कर रहे हैं। एक्सेस ऑफ कोक का पर्पज ये है कि जब जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करवाते हैं, कार्बन रिडक्शन कोक की मदद से, तो ये रिएक्शन तो इरिवर्सिबल है, कंप्लीटली गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट ये रिवर्सिबल है जिसकी वजह से जिंक की यील्ड घट जाती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, वी रिमूव वन ऑफ द प्रोडक्ट, तो एक्सेस ऑफ कोक जो है वो CO2 खा जाएगा, CO बनाएगा। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज रिमूव्ड आउट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, Le-Chatelier principle, and we get the larger amount of the zinc. Yield of zinc is obtained in the higher amount. That's why we use it. तो ये एक अलग से पॉइंट था, and this was an important point. This was an important point. तो you should, स्पेल्टर का मतलब होता है जस्ता, जस्ता हिंदी में जस्ता बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से ऑप्टेन करते हैं। Here जिंक गैस इज ऑप्टेन, जिसको डिपोजिशन करवाया जाता है, तो यू गेट जिंक स्पेल्टर। नोटेड डाउन। ये थी, बहुत डिटेल में बात नहीं की हमने, बट जितनी रिक्वायर्ड है कि भाई कौन और है, क्या मेन प्रोसेसेस हैं, कौन सी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट वी टॉक्ड अबाउट, ये थी मेटलर्जी ऑफ जिंक। नोटेड डाउन। Now we will take metallurgy of tin. लिखो मेटलर्जी ऑफ टिन। टिन का चीफ और कैसेटराइट, SnO2, दिस इज द चीफ ओर ऑफ टिन। तो टिन की मेटलर्जी में क्रशिंग एंड कंसंट्रेशन, crushing, concentration of ore by ऑक्साइड ore है तो हाइड्रोलिक वॉशिंग भी करते हैं, एज वेल एज कैसेटराइट से हमने आपको बताया भी था, कैसेटराइट नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है। मैग्नेटिक वॉल्फ्रामाइट रिमूव करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड इज ऑल्सो यूज्ड। magnetic separation method to remove wolframite। तो वॉल्फ्रामाइट को रिमूव करने के लिए वी यूज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। यहां से आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर आ गया जिसकी रोस्टिंग कराते हैं। रोस्टेड ओर इज ऑब्टेन्ड। रोस्टिंग से कई बार कॉपर सल्फाइड कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है,
FeS की इम्प्योरिटीज FeSO4 में कन्वर्ट हो जाती हैं। सल्फर इज रिमूव्ड एज SO2, आर्सेनिक इज रिमूव्ड एज वोलेटाइल AS2O3, antimony is removed as Sb2O3, like that volatile impurities are removed out। ये नहीं, रोस्टेड ओर के अंदर ये है, तो रोस्टेड ओर कंटेन्स कौन, SnO2, CuSO4, FeSO4, लीचिंग करते हैं इसकी, डिजॉल्व्ड इन वाटर, लीचिंग में SnO2 मिल जाता है प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस, FeSO4 एक्वस, ये होता है इसमें, प्लस थोड़ी सी आयरन की इंप्योरिटीज भी होती हैं। इसको फिल्ट्रेट कर लेते हैं, फिल्टर, SnO2 मिलता है, दिस इज कॉल्ड ब्लैक टिन, इसे ब्लैक टिन बोलते हैं। प्लस दिस कंटेन्स, इट कंटेन्स some amount of iron as elemental impurity, which pass into molten tin। जब हम मोल्टन टिन ऑब्टेन करते हैं ना स्मेल्टिंग पर्पस में, स्मेल्टिंग के दौरान, तो ये आयरन वहाँ भी पास हो जाता है और हार्डनेस प्रोवाइड करता है, तो इसकी स्मेल्टिंग कराते हैं। तो स्मेल्टिंग इज डन, तो ये SnO2 है, स्मेल्टिंग, कार्बन रिडक्शन, कार्बन रिडक्शन कराते हैं 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, यू गेट टिन 98% प्योर, और इसमें CaO फ्लैक्स मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड एज फ्लक्स, फ्लक्स के रूप में मिला दिया जाता है इफ SiO2 इज इम्प्योरिटी। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लो, इम्प्योरिटी, देखो ये कटा क्या, चल समझ जाएंगे आप, हाँ चलेगा, मैनेज हो रहा है, आ रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स के रूप में मिलाते हैं सिलिका की इम्प्योरिटी हो तो, और वरना स्मेल्टिंग कार्बन रिडक्शन से करते हैं। टिन इज ऑब्टेन, दिस टिन हैज आयरन इम्प्योरिटी which makes it hard and brittle, undesirable। तो एक्चुअली ये जो टिन है ना, जो ऑब्टेन हुआ, इसमें आयरन की इम्प्योरिटीज होती हैं, थोड़ा सा कट गया बट चलो ठीक है। दिस टिन मेक्स, और टिन हैज आयरन इम्प्योरिटी विच मेक्स इट हार्ड एंड ब्रिटल, जो कि अनडिजायरेबल है। तो इसमें फिर क्या करते हैं, इसका प्योरिफिकेशन करते हैं इन मोल्टन टिन, एयर और O2 is passed and refined by पोलिंग प्रोसेस। पोलिंग प्रोसेस क्या है, वी शैल स्टडी इन द लास्ट पार्ट। तो इन मोल्टन टिन एयर और O2 इज पास्ड एंड रिफाइंड बाय पोलिंग प्रोसेस। एयर क्या करेगा, वो टिन को ऑक्साइड के रूप में रिमूव कर देगा। तो एयर का पर्पस Fe, एयर से FeO की इम्प्योरिटीज रिमूव कर देगा। आयरन इज इम्प्योरिटी हियर। तो इन मोल्टन टिन एयर और O2 is passed and refined by the Pohling process and you get tin which is highly pure, which is 99% pure. And major amount of the iron की जो impurities है मोल्टन आयरन में आ गई हैं, that is also removed out. तो ये है purpose of adding air और passing air and then refining by the Pohling process. What is Pohling process? We shall study. पूरी बात नोट करो, ये थी मेटलर्जी ऑफ टिन।
टिन की मेटलर्जी में ये पॉइंट था भी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात का। अच्छा, रिएक्शंस क्या इन्वॉल्व हैं, पहले ये पूरी बात लिख लो। स्मेल्टिंग में कौन क्या रिएक्शंस हो रही हैं, वी शैल टॉक। एनसीईआरटी जरूर पढ़ें इस चैप्टर के लिए सभी स्टूडेंट। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कई बार वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज से उठा के क्वेश्चन देते हैं। Now, reactions during smelting process. तो SnO2 कार्बन से रिड्यूस होता है, फॉर्म्स SnO प्लस CO, CO2 भी जा सकती है। SnO is also reduced as tin liquid, CO is removed out, SiO2 CaO के साथ CaSiO3 slag is formed, SnO भी SiO2 से रिएक्शन कर सकता है, दिस में भी द चैलेंज, SnSiO3 लिक्विड। बट कैल्शियम ऑक्साइड मिलाने का एक पर्पज ये भी होता है कि कैल्शियम हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म द स्लैग, तो CaSiO3 बन जाता है एंड SnO इज फॉर्म्ड और SN लिक्विड इज फॉर्म्ड प्लस कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिमूव्ड आउट। भाई टिन ऑक्साइड भी तो बेसिक ऑक्साइड है और ये भी बेसिक है, ये तो यहां पर फ्लक्स है, ये SiO2 वॉज इम्प्योरिटी। तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलाने का पर्पस डुअल होता है, एक तो SiO2 की इम्प्योरिटीज हो तो मिला देंगे, साथ में SnO रिडक्शन के दौरान SnO बन सकता है एंड दैट में कंबाइंड विद SiO2। तो SiO2 अगर है तो सिलिका ये कैल्शियम ऑक्साइड तो मिलाना पड़ेगा, क्विक लाइम यू हैव टू ऐड, ताकि वो स्लैग बना करके SnSiO3 बनाएगा। SnSiO3 कैल्शियम ऑक्साइड की ज्यादा टेंडेंसी है, CaSiO3 slag is formed and you will get tin. Tin will not be wasted. Tin will not go in the form of slag. So this was the purpose of this reaction. ये थी reaction during smelting process. नोट करो बच्चों। And now we take, let us talk about the metallurgy of lead. lead में बहुत एक दो बातें हैं जो हमें पढ़नी है, बस दो ही मेटलर्जी और पढ़नी है, मेटलर्जी ऑफ lead एंड मेटलर्जी ऑफ मैग्नीशियम। मेटलर्जी ऑफ लेड, लेड की मेटलर्जी में गैल्वेना इज द चीफ ओर, PbS जिसमें SiO2 की इंप्योरिटीज होती हैं। तो गैल्वेना इज द चीफ ओर ऑफ लेड एंड दिस can be obtained by carbon reduction, और वो कब यूज करते हैं, when ore is not rich in, when ore is not rich in PbO, या PbS by self reduction
when ore is rich with PbS। भाई गैलेना में अगर गैलेना की कंसेंट्रेशन थोड़ी कम होगी, PbS की कंसेंट्रेशन कम होगी तो कार्बन रिडक्शन, और ज़्यादा होगी तो सेल्फ रिडक्शन वी विल यूज। तो बोथ कैन बी फॉलोड। CO इज एडेड एज ए फ्लक्स, फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं। यहां भी CaO फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं। तो यहां दोनों से ही हमें मिलता है लेड। सो लेड इज ऑब्टेन्ड बाय एनी ऑफ दीज मेथड्स। अच्छा, यहां से लेड ऑब्टेन हो गया, कार्बन रिडक्शन कराएंगे तो भी लेड मिल गया, एंड दिस is further refined by lead is refined by Parks process। Parks process से lead मिलेगा and you will get Pb pure। What is Parks process? Again you will study in last part, refining of the metal। बस सिर्फ इतना क्या बताइए, इतनी इंफॉर्मेशन से देखो क्या मालूम पड़ गया। Who is the chief for? Galena। What is the major impurities? Silica। सिलिका को रिमूव करना है तो कोई बेसिक फ्लक्स जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। कार्बन रिडक्शन भी फॉलो कर सकते हैं, सेल्फ रिडक्शन भी फॉलो कर सकते हैं। कार्बन रिडक्शन जब PbS की कंसेंट्रेशन कम हो और इंप्योरिटीज ज़्यादा हों, और इंप्योरिटीज कम हो और PbS ज़्यादा हो तो वी फॉलो सेल्फ रिडक्शन। दोनों से ही लेड मिलेगा। लेड कैन बी फर्दर प्यूरिफाइड बाय द पार्क्स प्रोसेस। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की आवश्यकता एज सच नहीं है। सो दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर। तो दिस इज कॉल्ड मेटलर्जी ऑफ लेड। अच्छा, मेटलर्जी ऑफ लेड में रिएक्शंस क्या इन्वॉल्व हुई? रिएक्शंस जैसे SiO2 की रिएक्शन CaO जो कि फ्लक्स है, तो CaSiO3 ये स्लैग बन जाता है, और स्लैग और बट थोड़ी प्रॉब्लम है कि PbO भी बनता है कार्बन रिडक्शन में, वो भी SiO2 के साथ रिएक्शन करके PbSiO3 बना सकता है। बट ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है जब आप CaO यूज़ करते हो। कैल्शियम हैज़ मोर टेंडेंसी टू फॉर्म द स्लैग CaSiO3 प्लस यहाँ से वापस PbO इज ऑब्टेन्ड। और PbO सेल्फ रिडक्शन या कार्बन रिडक्शन से कार्बन रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन से lead will be obtained। So these are the reactions involved in metallurgy of lead। नोट करें, ये थी मेटलर्जी ऑफ लेड। चलिए, मैग्नीशियम की मेटलर्जी है। मैग्नीशियम की मेटलर्जी में हमें कुछ और पॉइंट्स भी लेने होंगे। सो दैट वी विल टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।